नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आवाज जा रही मेरे सबको। जी सर, एक क्लियर। एक साहित्यिक की डायरी को लेकर के एक नोट शेयर किया हुआ ग्रुप में, पढ़ के आए आप लोग। और मुक्ति बोध के बारे में संक्षिप्त परिचय भी शेयर किया हुआ है, जिसमें मुक्ति बोध कहाँ से थे, कब उनका जन्म हुआ था, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सारे विवरण। तो कोई भी जब रचना आप पढ़ रहे हैं किसी भी यूनिट का, जो आपको बताया था मैंने, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं यूनिट 10, और यूनिट 10 की हमने एक रचना उठाई है, जो है संस्कृति के एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, और ये है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना ये। रचना के लेखक का नाम जो पूछेगा, प्रकाशन काल को अनुक्रम में लगाने वाला, ये जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में रचनाएं लगी हुई हैं उससे पूछा जाए। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे मुक्तिबोध को पढ़ रहे हैं तो मुक्तिबोध की एक रचना पे सिलेबस में लगी एक साहित्य की डायरी, जो कि डायरी विधा है। ठीक है। लेकिन मुक्तिबोध की इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उन रचनाओं को दे सकता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, ईयर वाइज लगाने के लिए। किसी रचना का जो किसी विशिष्ट खंड में क्या लिखा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे। सिलेबस से मतलब कि जो सिलेबस में टेक्स्ट लगा हुआ है उसी से पूछेगा ये। उस टेक्स्ट के अलावा किसी और टेक्स्ट से नहीं पूछ सकता जो सिलेबस में नहीं लगा है। ठीक है। लेकिन प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग उस रचनाकार जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी कोई रचना का पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों को जो टेक्स्ट लगा हुआ है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ उस रचनाकार के जो बाकी टेक्स्ट हैं वो भी आपको पढ़ना है, जिसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो वहां से आप लोग देख लीजिए कि मुक्तिबोध की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस ईयर में आई थी। 2-3 बार देख करके जाएंगे तो परीक्षा में जो सवाल पूछेगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दो एक दो रचना का भी पता होता है तो सीक्वेंस में लग जाता है, या मैच द फॉलोइंग मिलाने वाला जो होता है उसमें भी लग जाता है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं एक साहित्य की डायरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये। मुक्तिबोध मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। और कौन से वाद से हैं, इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि कितने संवेदनशील हैं, समाज के बारे में, लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। तो इस मामले में मुक्तिबोध बहुत बड़े स्तर के कवि हैं। इनके संवेदनशीलता का स्तर क्या है कि ये समाज में होने वाली विषमता को लेकर के, समाज में जो ऊंच नीच है और व्यक्ति के अंतर मन जो आत्म संघर्ष है, उसको लेकर के इनके अंदर इतना द्वंद था, इतने परेशान थे ये, कि सोचते सोचते इनके दिमाग की नसें फट गई और इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। किसी व्यक्ति की समाज को लेकर के इतना सोचे कोई व्यक्ति कि उसकी दिमाग की नसें फट जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसके सोचने का स्तर क्या रहा होगा, उसके संवेदनशीलता का स्तर क्या रहा होगा, उसको समाज की छोटी से छोटी घटनाएं कितनी प्रभावित करती होंगी। ठीक है। तो एक साहित्यिक की डायरी जो है, जैसा कि एक ये डायरी है, और इसके माध्यम से आपको मुक्तिबोध साहित्य को लेकर के क्या सोचते थे, रचना को लेकर के क्या सोचते थे, रचना प्रक्रिया को लेकर के क्या सोचते थे, उन सभी मुद्दों के बारे में जानकारी मिलेगी। उन सभी चीजों के बारे में मुक्तिबोध क्या सोचते थे उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए ये बहुत ही बेहतर किताब है साहित्य की रचनाशीलता को समझने के लिए, साहित्य की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए, साहित्य और समाज के संबंधों को समझने के लिए। हर एक जो साहित्य का पाठक है और ना भी हो तो उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग अपने पूर्व ज्ञान से इसको जोड़ना चाहें तो आप लोगों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा, प्लेटो, अरस्तु, और उसके बाद के सारे चिंतकों को। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा। इन सभी लोगों को पढ़ते हुए कमोबेश आप लोग इस बात को समझ पाए कि इन लोगों ने जो अपनी सैद्धांतिकी दिया हुआ है, या जो साहित्य संबंधी अपने विचार दिए हुए इन लोगों ने, उसमें ये सभी लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य क्या होता है, रचना क्या होती है, कविता क्या होती है। ठीक है, कविता किसे कहेंगे। तो मुक्तिबोध के बारे में अगर जानना हो आपको कि मुक्तिबोध कविता किसे मानते हैं, साहित्य किसे मानते हैं, तो आपको एक साहित्य की डायरी पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक साहित्य की डायरी को पढ़ते हुए 3 चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो
एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय, एक साहित्यिक की डायरी के बारे में, कि ये मुक्ति बोध की डायरी है, जो एक साहित्यिक की डायरी के नाम से छपी है। ये मुक्ति बोध की डायरी है, ठीक है। तो मुक्ति बोध की डायरी है ये। और डायरी का मतलब कि जो आप लिखते हैं चीजों के बारे में, जो घटित होती हैं, या जिसके बारे में आप सोचते हैं, कोई घटना जिसने आपको प्रभावित किया, तो वो डायरी लिखते हैं। साहित्य की एक विधा है। और इसका साहित्यिक रूप से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर आप जानना हो, तो डायरी एक बहुत प्रामाणिक जरिया होता है, क्योंकि वो साहित्यकार या व्यक्ति के द्वारा खुद ही लिखा जाता है। दूसरा ये कि डायरी से मानव समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर के वो क्या सोचता है, कैसे समझता है चीजों को, ये भी पता चलता है। इसलिए डायरी सिर्फ दैनिक लेखा जोखा या तिथिवार घटना का प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि उससे साहित्यकार के बारे में, समाज और साहित्य को लेकर जो क्या सोचता है, क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में पता चलता है। तो मुक्ति बोध भी डायरी लिखते थे। कई सारे लोग आज भी डायरी लिखते हैं। एक मूवी बनी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, अ, गजनी। गजनी मूवी में जो संजय देखिए। सिंघानिया होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। अगर वो डायरी नहीं लिखता, तो जो मेडिकल की छात्रा होती है, वो नहीं जान पाती उसके पास्ट के बारे में। तो डायरी के द्वारा अतीत की चीजों को वर्तमान में व्याख्या किया जा सकता है, उसके बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो डायरी का ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने, ये भी एक इम्पोर्टेंस है, अगर आप लोगों ने देखा हो मूवी गजनी, तो आपको याद होगा कि भूल जाएंगे, लेकिन डायरी में सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप में से कितने लोग डायरी लिखते हैं? कुछ लोग लिखते हैं, ठीक, बढ़िया। तो उसमें सिर्फ घटनाओं का ही ना लिखें, बल्कि घटना को लेकर के आप क्या सोचते समझते हैं, ये भी लिखते होंगे। लोगों के बारे में, चीजों के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी आप लिखते होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, डायरी लिखनी चाहिए। मुक्तिबोध ने जो डायरी लिखा था, उसी को वसुधा पत्रिका में 1957 से लेकर के 60 के बीच में प्रकाशित किया गया, ठीक है। ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी मिली इस किताब से, भूमिका से गजानन सर। माधव मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी। जब आप लेंगे हाथ में किताब और इसका पहला पन्ना जैसे पलटेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि एक भूमिका टाइप का है। जी किसी भी, सर। कोई भी रचना की जो भूमिका होती है, वो ये बताती है कि वो रचना क्यों लिखी गई, रचना लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य है। और वो सबसे प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है रचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो भूमिका में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये भूमिका लिखा हुआ है श्रीकांत वर्मा ने, ठीक है। और कब लिखा था? 1964 में। 64। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। तो 1964 में इसकी पहली पांडुलिपि, भूमिका पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण किताब है, तो इसकी भूमिका पढ़नी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए होंगे, तो वो सुन करके समझ सकते हैं। बाद में जब भी आपको समय मिले, इस किताब को जरूर पढ़िए। 100 पेज की किताब है ये, ज्यादा मोटी किताब नहीं है, बहुत बेहतरीन किताब है। और आज की क्लास को बीच में मत स्किप कीजिएगा, पूरा कीजिएगा क्लास। और क्लास को करने के बाद ये किताब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, पढ़ने में और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो 1964 में भोपाल में मुक्तबीर जी ने मुझे सौंपी थी। कौन कह रहे हैं? श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं। और वो जिस रूप में चाहते थे, उसी रूप में प्रकाशित हुई। तो जो विवाद था वो क्लियर हो गया। 1964 में किताब प्रकाशित हुई थी। उस पांडुलिपि में कुटुयान और काव्य सत्य, ये एक निबंध है। अभी जब देखेंगे 13 निबंध जो है इसमें, उसमें से एक निबंध है जिसका नाम है कुटुयान और काव्य सत्य। और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, शीर्षक किस्तें उसमें नहीं थी पहले संस्करण में, ठीक है। तो ये सारी डायरियां 57, 58 और 60 में वसुधा, जो कि कहाँ से निकलता था? जबलपुर से। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है। डायरी शब्द यह भ्रम पैदा करता है, और ये गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार डायरियां होंगी। तिथिवार डायरियों का मतलब कि जो
डे बाय डे आप लिखते हैं कि आज की तिथि में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। तो पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि स्तंभ निकलता है, एक ही व्यक्ति लिखता है वो, और हमेशा निकलता है निरंतर। तो उस स्तंभ में मुक्तिबोध को साहित्य को लेकर के जो प्रश्न थे उन पर विचार करने का था। और ये स्तंभ छपता था नया खून साप्ताहिक, पत्रिका थी नागपुर में जो निकलती थी। तो नागपुर के नया खून साप्ताहिक पत्रिका, तो उसमें स्तंभ के रूप में ये लिखते थे। ठीक है। इस स्तंभ मुक्तिबोध कभी कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर भी टिप्पणियां किया करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। तो वो अलग प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तें, जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि वे न तो सामाजिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामाजिक टिप्पणी। ठीक है। तो उद्देश्य बता दिया इन्होंने। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने भी लिखा है, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे सकता है। ठीक है। तो अपने अनुभव को एक सार्वभौमिक अर्थ से देना, इस उद्देश्य से ये रचना लिखी गई है। ये भूमिका में लिखा गया है, श्रीकांत वर्मा ने लिखा हुआ है। ठीक है। पुस्तक के रूप में जो दूसरी बार आई है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आई 2000 में। 2000 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। जैसा कि भूमिका में लिखा हुआ है कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि ने अपने अनुभव को सार्वभौमिक कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हैं आप लोग। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि ने अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दिया है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें मिल गया इस किताब के बारे में कि किताब कैसे आई, क्या उद्देश्य था लिखने के पीछे, और कैसे ये प्रकाशित हुई। अभी हम लोगों ने देखा कि ये मुक्तिबोध की डायरी है, और डायरी क्या है? एक विधा है। तो डायरी विधा के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, तभी आप इस विधा को समझ पाएंगे कि मुक्तिबोध ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। डायरी विधा का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। आधुनिक साहित्य की विधा है ये। ठीक, अगर परीक्षा में पूछता है तो बताना, ठीक बात है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, कोई सवाल पूछ रहे हैं? सर मेरी लास्ट लाइन एक मिस हो गई है। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। डायरी में सामान्य तौर में डायरी विधा का मतलब समझा जाता है क्या, कि इसमें व्यक्तिगत
अनुभवों को लिखा जाता है। क्या सोचता है वो, तो उसकी सोच और भावनाओं को। जब कोई लिख दे, अंकित करे, उसे क्या कहेंगे? डायरी कहेंगे। तो व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को। डायरी सामान्य अर्थों में क्या समझा जाता है कि ये दैनिक जो चीजें हो रही हैं उसको लिखा जाता है। केवल अ, उस पर डेट डालना है और आज हमारे साथ क्या हुआ वो लिख दिया जाता है। उस तरह की डायरी की साहित्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। बल्कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो आपके चीजों को लेकर के जो आपके अंतर जगत में चल रहा है, जो आपके मानसिक उद्वेग हैं, उनको प्रकट कर होना चाहिए उसमें। ठीक है। और जो आपके हृदय की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति होती है, तो मानसिक उद्वेग प्लस आपके हृदय के जो भाव हैं वो आने चाहिए उसमें। ठीक है। और ऐसे डायरी को ही साहित्य की कोटि में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, और दूसरा समाज के विभिन्न पक्षों पे क्या सोचता है वो। समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में उसकी सोच। सर, हम्म। मानसिक उद्वेग प्लस क्या लिखे हैं? हृदय के भाव। डायरी में लेखक सिर्फ तिथिवार जानकारी देता है कि उसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, इन सारी चीजों को लेकर भी अपने अनुभव बताता है। इन सारी चीजों को लेकर भी अपने अनुभव बताता है वो। ठीक है। इसलिए कमलेश्वर ने लिखा है कि डायरी जो होता है ये लेखक का अपने हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम है। डायरी लेखक का डायरी लेखक का अपना और अपने हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम समझते हैं आप लोग? यस सर। चीड़ फाड़ करना कि अंदर क्या है सारा बाहर लेकर के आ जाना। ठीक है। सर, ये समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में उसके बाद क्या लिखा है? बारे में उनकी सोच क्या है, जिसने लिखी है डायरी उससे पता चलता है। तो ये हो गई डायरी के बारे में एक सामान्य सी समझ। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाएं होंगी कि साथ में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनुभूतियों को भी चित्रित किया जाएगा इसमें। अनुभूतियों का भी चित्रण। तो ये एक सामान्य सी समझ हो गई कि डायरी विधा क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। अब आइए बात करते हैं सीधे एक साहित्यिक की डायरी पे। कैसे लिखा गया, उद्देश्य क्या है, ये आपने देख लिया। भूमिका में डायरी विधा क्या होती है आपने ये समझ लिया। एक साहित्य की डायरी में इस किताब के माध्यम से आपको मुक्तिबोध की साहित्य संबंधी मान्यताओं के बारे में पता चलता है। तो मुक्तिबोध
कि अगर साहित्य संबंधी मान्यताओं के बारे में जानना हो आपको तो इस किताब को पढ़नी चाहिए। मान्यताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है। और ये मान्यताएं उन्होंने कैसे दी है? उन्होंने एक काल्पनिक मित्र केशव के साथ संवाद किया है और उस संवाद के माध्यम से वो क्या सोचते हैं उन सारी चीजों के बारे में बताया है। तो काल्पनिक मित्र केशव से संवाद हो रहा है। संवाद के माध्यम से ज्ञान की परंपरा को विकसित करने का तरीका किसका था? किसका था बताइए आप लोगों को। थेसिस, जी सर। एंटीथेसिस, सिंथेसिस। शुक्र। ठीक है। तो वही प्रक्रिया अपना रहे हैं और इन्होंने काल्पनिक मित्र केशव को गढ़ा है और उस पे वो बातचीत करते हुए विश्लेषण करते हैं किन किन चीजों के बारे में कि काव्य संबंधी आधारभूत तत्व क्या है। आधारभूत तत्व कि काव्य के लिए कौन से आधारभूत तत्व होने चाहिए। जैसे कविता क्या है, आचार्य शुक्ल का जो निबंध पढ़ा था तो उसमें कविता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताएं क्या थी वो पता चलता है। ठीक है। जो शिल्प होता है कविता की, शिल्प स्वरूप रचना की स्थितियां क्या क्या होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, परिस्थितियों के साथ रचनाकार की रचना प्रक्रिया। परिस्थितियों के साथ रचनाकार की रचना प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण। तो इन सारे टॉपिक पे इन्होंने बात किया इसमें। सर आधारभूत तत्व के बाद क्या है? आधारभूत तत्व शिल्प, काव्य संबंधी आधारभूत तत्व बस। शिल्प स्वरूप रचना की स्थितियां दूसरा पॉइंट। तीसरा परिस्थितियों के साथ रचनाकार की रचना प्रक्रिया। तो रचना प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर मुक्तिबोध के विचार जानने हो। काव्य के संबंध में आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, शिल्प स्वरूप की रचना की स्थितियां क्या क्या होती हैं, तो वो सारे विचार इन्होंने केशव से जो संवाद किया है इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात किए हुए। हाँ पूजा बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। रचना प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करना कि कोई रचनाकार कैसे रचना प्रक्रिया करता है, उसमें परिस्थितियों का क्या रोल होता है। ठीक है। जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उसमें उस रचनाकार का क्या रोल होता है। क्या रचनाकार सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार चलता है या उन सामाजिक परिस्थितियों का अतिक्रमण करता है, एक नए सामाजिक परिवेश का निर्माण करना चाहता है। तो मुक्तिबोध ने जो एक साहित्यिक की डायरी लिखी है इसमें कुल 13 निबंध हैं और इस निबंधों के द्वारा ही उनके विचारों के बारे में पता चलता है। 13 प्रकरणों में लिखा गया है या 13 निबंध में लिखा गया है और इन्हीं 13 निबंधों को संकलित कर दिया गया, वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से 13 निबंध हैं, परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लेता है। तो सबसे पहला निबंध है तीसरा क्षण। अब इस पे मैं बताऊंगा सार की इस वाले भाग में क्या है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है कि तीसरे क्षण में किसके बारे में बात की गई है। दूसरा क्षण क्या है, दूसरा निबंध क्या है।
एक लंबी कविता का अंत। तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। सर 3 नंबर में क्या लिखे हैं? डबरे पर सूरज का बिंब। नोट्स शेयर किया हुआ है आप लोगों को, उसमें भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ के आए होते तो फिर जल्दी समझ में आता, लगता कि सुना हुआ है। पहली बार सुनेंगे तो लगेगा ये क्या, डबरे क्या होता है। सड़क को लेकर एक बातचीत। जन्म कुंडली 2 एक। छठा निबंध है एक मित्र की पत्नी का चिन्ह चिन्ह प्रश्न चिन्ह। चिन्ह। सातवां निबंध है नए की जन्म कुंडली। भाग 1। और फिर आठवां है नए की जन्म कुंडली भाग 2। भाग 2। ठीक है। नवा है बीरकर। तो बीरकर भी एक काल्पनिक मित्र इन्होंने गढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। 10वें नंबर पे है विशिष्ट और अद्वितीय। अद्वितीय। ग्यारह नंबर पे है कुटुयान। कुटुयान के बारे में पता है आप लोगों को? कुटुयान और काव्य सत्य। 12 कलाकार कलाकार की की व्यक्तिगत ईमानदारी। गुड। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। 1 और 13 नंबर पे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। हो गया यहाँ तक आप लोग का? जी सर। ठीक है। सर अब 4 जो नंबर में क्या लिखा है? 4 नंबर में हाशिए पर कुछ नोट्स। ये नोट शेयर किया हुआ आप लोगों को। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, कुल 13 प्रकरणों या 13 निबंध संकलित हैं, जो जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका वसुधा में 57 से लेकर 60 के बीच प्रकाशित होती रही। ये जो 13 प्रकरण हैं जो आपको बताए, ये वाले 13, इसके बारे में संक्षिप्त या इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो परीक्षा में पूछ सकता है कि किस रचना से उद्धृत है लाइनें, ये तो वो आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आपको एक साहित्य की डायरी के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो सबसे मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कितनी बार देखना है। मानव व्यक्तित्व एक आसान संरचना है कि एक जटिल संरचना है? एक जटिल संरचना है। तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उसको कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती है। जो फैक्ट है, जो आप अपने जीवन में देखते हैं और उसके बारे में आप बात नहीं करते, उसको छुपा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपके मानसिक जगत में जाता है, जो कुंठा बन जाता है आपके अंदर। तो उससे आपको मानसिक रूप से दिक्कत होती है, एक मानसिक अंतर्जाल में आप फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है,
इन्होंने कविता लिखी थी अंधेरे में। अंधेरे में सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहां अथाह काला जल है, उस अथाह काले जल से स्वयं कोई डर लगता है, इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वो शायद मैं ही हूं। तो ये मन की परतों को खोलना, मन के अंदर जा करके बताना कि मन कैसा है, पूरा बिंब खड़ा कर देना। तो इस लेवल पे सोचते थे, दिमाग की नसें ऐसे नहीं फट गई, इसीलिए फट गई क्योंकि इस लेवल पे जा करके सोचते थे कि मुक्ति बोध के अंदर ये फीलिंग थी कि समाज में इतना कुछ हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सत्य देखता हूँ, सत्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उनकी कविता की पंक्तियां हैं, ओ मेरे ब्रह्म आदर्श, राक्षस का है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, आदर्शवादी मन, ओ मेरे जीवन क्या जिया, सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरी भर धन अनात्म बन गए, केवल पेट अपना भर लिया और अपनी आत्मा का लोभ कर लिया। समाज में उन लोगों के बारे में कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जिन जो भूखे हैं, जो परेशान हैं। भूतों की टोली में कनात से तम गए, जैसे सब लोग थे वैसे तुम भी हो गए। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, हाँ दौड़ गए। लालच के बस आकर के ऐसी ऐसी चीजों के पीछे भाग करके समय व्यर्थ किया जिनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं था। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, जो तुम्हारे सामने करुणा के दृश्य से उस पे आप मुंह मोड़ लिया। एक कहानी पढ़ी थी आप लोगों ने, लेखक नैनीताल गया था, याद आ गया? जी सर, कौन सी जी कहानी सर, पढ़ी अपना थी? अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य है भाग्य। वीरेंद्र। तो मुक्तिबोध ये कहते हैं कि अपना अपना भाग्य टाइप की नहीं, करना है कुछ। और इसी करने के लिए वो परेशान रहते थे, इस लेवल पे चले गए कि दिमाग की नसें फट गई उनकी। मनुष्य के मन में क्या चलता है, मनुष्य वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, साहित्यकार के लेवल पे आकर के बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं। सोचने और लिखने में कितना ज्यादा फर्क है हमारे। क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, इस वाले में जो पहला है तीसरा क्षण, इसमें मुक्ति बोध ने 3 क्षणों की बात की है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाकी सामान्य चीजें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं, साहित्य संबंध में इन्होंने क्या क्या धारणाएं दी हैं, वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए, जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन, याद आ रहा है आप लोगों को, रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स, जी सर, सिद्धांत से व्यवहार की तरफ, व्यवहार से सिद्धांत की तरफ। जी सर। ठीक है, अच्छा, विशिष्ट विशिष्ट अवलोकन से सिद्धांत को निर्माण करना और सिद्धांत के निष्कर्षों की जांच करना। तो अगस्त कॉन्टे को आप लोग याद कर पा रहे हैं, जो सामाजिक विज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा दिया, फादर ऑफ सोशल साइंसेस कहा जाता है जिनको। मुक्तिबोध भी उसी दिशा में जा रहे हैं, जितने कायदे के सोचने वाले लोग होंगे वो उसी दिशा में ही जाएंगे, जिधर अरस्तू जा रहे हैं, जिधर प्लेटो जा रहे हैं, जिधर जॉन डीवी जा रहे हैं। तथ्यों के संग्रह से, उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा हुआ है। जी अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए, क्यों ना एक वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से साहित्य में चिंतन किया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे, उपन्यास क्या है, पढ़ाते समय विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ये ठहराएं कि उपन्यास किसे कहते हैं, उसका शिल्प क्या है। ठीक है, इस प्रकार सौंदर्य किसे कहते हैं। ये सारे साहित्य को लेकर के जितने भी सवाल होते हैं, उन सारे सवालों को एक तार्किक, एक वैज्ञानिक, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचा जाए, इसको लेकर के मुक्तिबोध बात कर रहे हैं। रिसर्च में हमने पढ़ा था क्या, तटस्थ होना है आपको, तटस्थता की बात कर रहे हैं, तटस्थ होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कला के 3 क्षण होते हैं, तो इसी के आधार पे तीसरा क्षण इसका नाम पड़ा हुआ है पहले निबंध का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 क्षण कौन कौन से होते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी विश्लेषण करेंगे। कब से पढ़ रहे हैं इसको, प्लेटो से लेकर पढ़ रहे हैं, अरस्तु को लेकर के पढ़ा, भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ा, वही तीसरा क्षण मुक्तिबोध के यहाँ भी आने वाला है। अभी फिगर बनाऊंगा तो हम समझ जाएंगे आप लोग। कला के 3 क्षण होते हैं, उनमें जरा सी भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वो बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदना क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है।
दो चीजें होती हैं, एक बौद्धिक पक्ष होता है, एक हृदय पक्ष होता है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं दिमाग और दिल। तो दिल से काम लेना चाहिए कि दिमाग से काम लेना चाहिए? लूसियो गोल्डमान ने बोला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि जहां दिल और दिमाग दोनों की भागीदारी हो निर्णय लेने में। तो वैसे निर्णय बेहतर माने जाते हैं जहां पे दिल का भी उपयोग किया जाए और दिमाग का उपयोग किया जाए। केवल दिमाग से निर्णय लेना ठीक बात नहीं है, केवल दिल से निर्णय लेना ठीक बात नहीं है। तीन क्षण कौन कौन से हैं? कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट दिव्य अनुभव क्षण। तो ये है समाज या दुनिया और ये है आप। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पहला क्षण वो है कि दिव्य अनुभव क्षण, जब आप समाज को देख करके क्या लेते हैं? अनुभव। अनुभव कहाँ से आया आपके पास? समाज से। जॉन डीवी को याद कीजिए आप। समाज से देख करके ही अनुभव आती है। और दूसरा क्षण है उस अनुभव का अपने कसकते हुए मूलों के साथ पृथक हो जाना, एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। जब आप समाज में कोई अनुभव करते हैं और उस अनुभव को एक कल्पना के माध्यम से अपने, प्लेटो ने बोला कि ज्यों करते हो ले लेता अनुकरण करता है, अनुकरण का अनुकरण है इसलिए त्याज्य है। अरस्तु ने कहा कि वो ज्यों करते हो अनुकरण नहीं करता है, बल्कि उसमें रचनाकार की कल्पना भी आ जाती है। मुक्तिबोध वही बात कर रहे हैं कि जो आपका सेल्फ है, जिसमें आपने कसकते हुए चीजों को देखा है, जो दुख आपने भोगा हुआ है, जो चीजें आपने अनुभूत किया हुआ है, और अपने अनुभवों से जब आप उनको जोड़ते हैं, उन चीजों को आप देखते हैं, तो आपके दिमाग में कल्पना बनती है, एक उसका समाधान लेकर के आता है, उसका एक बिंब बनता है, एक बिंब के तरीके से बनता है वो दूसरा क्षण है कि जब अनुभव के द्वारा उस चीज को लेकर के आप एक बिंब बनाते हैं, एक आप सोच बनाते हैं। ठीक है, और तीसरा और अंतिम क्षण वो है जब आप उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जब आप इस बिंब को क्या कर देते हैं, कविता के रूप में, कहानी के रूप में या किसी चीज के रूप में लिख देते हैं। तो वो हो गया तीसरा क्षण। पहला क्षण अनुभव करना, दूसरा क्षण क्या होता है? उस अनुभव को बिंब की अवस्था देना, रूपाकार करना, और फिर उसको उतार देना सामने। जैसे कुर्सी वाला हम लोगों ने समझा था कि जो कुर्सी बना है, तो क्या कुर्सी पहले बन गया या पहले कुर्सी का विचार आया होगा दिमाग में? पहले विचार आया है। ठीक है, ये एक भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु तो ऐसे होती नहीं, कुर्सी सबसे पहले कौन जानता होगा कि ऐसी होती होगी? लेकिन किसी चीज को देख करके एक विचार आया होगा। विचार किसके अंदर आया होगा? किसी व्यक्ति के अंदर आया होगा विचार, और उस व्यक्ति ने अपने उस विचार को ये कल्पना का रूप दिया होगा, इसके दिमाग में ये बिंब आया होगा कि अच्छा अगर आराम से बैठना है तो कुछ कुर्सी टाइप की बननी चाहिए जिसपे हाथ रख सके, पीठ को टिका सके, जो इस तरह का हो कि घुटने ना दर्द हो, घुटनों के लेवल पे आराम से बैठ सके। तो जो कुर्सी भौतिक वस्तु के रूप में आपके सामने आई, वो पहले किसी ने बिंब बनाया होगा दिमाग में। बिंब का मतलब इमेज समझिए आप लोग। ठीक है, छवि बनाना, चित्र बनाना। तो पहले वो दिमाग में उसका क्या बनाया होगा? चित्र बनाया होगा। और ये जो चित्र है, ये उसको कहीं से देख करके आया होगा, किसी अनुभव से आया होगा, कुछ सुन करके आया होगा। तो अपने अनुभव को, जो आप अनुभव लेते हैं समाज से, पहला क्षण। दूसरा क्षण वो हुआ कि जब आप उस अनुभव को एक फैंटेसी या कल्पना से जोड़ करके एक बिंब दे देते हैं, एक साकार दे देते हैं। ठीक है, और तीसरा क्षण ये है कि जब आप उस साकार रूप को उतार देते हैं, शब्दबद्ध कर देते हैं, या भौतिक वस्तु के रूप में बता देते हैं। तो ये तीनों क्षण आपने पहले पढ़ा हुआ है। अनुकरण का अनुकरण, संप्रेषण का संप्रेषण। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? उसको इन्होंने तीन क्षणों में विभाजित कर दिया है। क्या आप लोग समझ पाए अच्छे से इसको? कला के तीन क्षण कौन से होते हैं? जी सर, यस सर। जी सर। आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जोड़ करके इसको देख हाँ लिया सर। होगा। जी सर। ठीक है, अब परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कला का दूसरा क्षण मुक्तिबोध ने बताया है, तो समझ जाइए कि जिसमें वो एक जो बिंब। सोच, जो अनुभव लिया है उसको एक आकार दे दे। वो आकार भौतिक रूप में होगा कि लेखक के मानसिक जगत में होगा? कहाँ होगा? मानसिक 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 जगत जगत में। में। तो दूसरे क्षण में मानसिक जगत में होता है, और तीसरे क्षण में क्या हो जाता है? वो भौतिक भौतिक। जगत में आ जाता है, उसको रूप दे देगा वो। ठीक है,
फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो जो सृजन होता है उसके कारण कृति क्रमतः विकसित होती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। तो जो आप सोचते हैं, जो बिंब बनाते हैं, उसी को इन्होंने फैंटेसी बोला है। और आप बिंब कौन सा बनाते हैं? जो आप बनाना चाहते हैं, समाज को जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि लोग आराम से बैठें, तो आपके दिमाग में कुर्सी का इमेज बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में सभी लोग बराबर हों, तो आपके दिमाग में एक ऐसे समाजवाद संरचना का निर्माण होगा जिसमें सभी लोग बराबर हैं, जहाँ पे श्रम का मूल्य होगा। ठीक है। तो एक समाज जो आपके सामने है और एक समाज जो आप बनाना चाहते हैं, उस बेहतर समाज को बनाने के लिए आपके दिमाग में कुछ विचार चलेंगे और वो विचार आपके अनुभवों से आएंगे। ठीक है। आप अपने अनुभवों को उन अपनी सोच के द्वारा, अपनी फैंटेसी के द्वारा कितना शानदार छवि बना पाते हैं और फिर उसको भौतिक रूप से लेकर के भी आ पाते हैं। इसमें एक कलाकार की, एक साहित्यकार की क्या है? विशेषता है। एक साहित्यकार इन तीन क्षणों से होकर के गुजरता है, तभी कोई चीज आपके पास आती है। ठीक बात है, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ ले। ठीक। इसी तरह सौंदर्य को लेकर के, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। ठीक है। व्यक्तिबद्ध होने से नहीं किया जा सकता उसको। कवि शब्दों में अर्थ परंपरा से आरंभ होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकृतिकरण हेतु करता है। टी.एस. इलियट, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो केवल इंडिविजुअल होकर के आप उसको नहीं समझ सकते, वो एक परंपरा में आ रही है। ठीक है। परंपरा में देखना होगा कि सौंदर्य का जो वर्णन किया है, क्या उससे पहले किसी ने उस तरह से सौंदर्य को नहीं देखा है? आपने बिल्कुल अलग सौंदर्य को देखा हुआ है। ठीक है। तो परंपरा से आरंभ होती हैं चीजें। परंपरा आपके, क्योंकि जो आपका सेल्फ होता है व्यक्ति का, उस सेल्फ में इतिहास बोध और परंपरा का भी इंपॉर्टेंस रोल होता है। आपका जैसा नजरिया होगा वैसे ही चीजों को देखेंगे। ईएचकार, इतिहास बोध ही इतिहास लिखता है। अगर व्यक्ति का इतिहास बोध बदल जाए तो इतिहास बदल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मुख्य वही था कला के तीन क्षण इस वाले भाग में, और बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट लाइनें आप लोग पढ़ सकते हैं, और अगर परीक्षा में इससे कुछ आए तो आपको पता चल जाएगा किसी से है। ये वाला देख लीजिए आप लोग, 7वां पॉइंट। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं एक समाजवादी हूँ, सोशलिस्ट, और इसलिए नहीं कि समाजवाद एक सर्वगुण संपन्न व्यवस्था है या संपूर्ण व्यवस्था है। मेरा मानना ये नहीं है कि समाजवाद एक संपूर्ण व्यवस्था है इसलिए मैं समाजवादी हूँ, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। ठीक है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी है, उनमें अभाव ही अभाव पाए गए हैं। इस व्यवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों ना सही। कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कम बुरा है, एक व्यक्ति ज्यादा बुरा है, दोनों बुरे हैं। अगर ये कहा जाए कि कौन बुरा नहीं है, तो दोनों ही बुरे व्यक्ति हैं। लेकिन अगर दो बुरे व्यक्तियों में से आपको चयन करना होगा तो आप किसको चयन करेंगे? जो कम बुरा हो, जिसमें बुराई कम हो। तो समाजवादी हूं, लेकिन इस सच्चाई के साथ कि समाजवाद में भी खामियां हैं, मुक्तिबोध इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है। कविता के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं ये। कविता कोई निबंध तो नहीं है जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप में जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है, इंटेंजिबल है। अमूर्त का मतलब क्या है? मूर्त और अमूर्त दो दिखाई ना दे। दिखाई न दे। मूर्त का मतलब कि जिसका एक निश्चित आकार हो। ठीक है, वही तो दिखाई देगा आपको। और जिसका कोई आकार ना हो वो क्या हुआ? अमूर्त हुआ। तो भगवान ईश्वर क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त। अमूर्त है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे बिदु नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास सेखा। तो जिसका कोई आकार ना हो, जिसे
किसी भी आकार में लेकर के ना आया जा सके, जिसे किसी भी गुण, कोई भी गुण ना हो, जो गुणों से परे हो, उसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। इंटेंजिबल का मतलब कि डिपेंड करेगा कि व्यक्ति कैसा है, उसका कोई आकार नहीं है, वो जो देख ले। तो कविता ऐसे ही है। जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होगा। भाव योग की बात किसने की थी? सुविधा क्या है रामचंद्र की? शुक्ल जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो साहित्य के प्रतिमान होने चाहिए, या साहित्य की जो कसौटियां होनी चाहिए, या साहित्य के चिंतन संबंधी जो अ, विचार हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो लगभग सब में वही आ रहा है। सब लोग उसी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे मिलता जुलता ही कुछ बोल रहे हैं। तो कविता में किस पे बल दे रहे हैं? भाव पे बल दे रहे हैं। यही बिंब बनकर या विचार बनकर के आता है। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भाव की गतिमयता है, कि भाव आपके कितने गतिशील हैं। उसी प्रकार कविता के कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। तो कविता में किसको महत्व दे रहे हैं मुक्तिबोध? भाव। भाव। भाव पक्ष। ठीक है। दूसरा जो निबंध है इसमें, डबरे पर सूरज का बिंब। डबरे पर सूरज का बिंब का मतलब इमेज। हम्म डबरे पर सूरज का बिंब का मतलब नहीं पता आप लोगों को? सर डबरा तो वही हुआ ना जो पानी वाला जो होता है, जमीन पे जो पानी जमा होता है। अगर इससे कुछ मिलता जुलता सोचना हो तो, सूरज का बिंब, सूरज जो सबको प्रकाश दिखाता है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक सच्चा लेखक जानता है कि वो कहाँ कमजोर है, उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, उसने कहाँ लीपा पोती किया हुआ है, उसे कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, उसे वस्तुतः कहना क्या था और वह कह क्या गया है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है, वो इसे बखूबी जानता है। क्योंकि वह लेखक सचेत है, सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। सच्चाई क्या है, एक लेखक जानता ही है। एक लेखक से उम्मीद ही की जाती है कि वो सच्चाई को जाने, और सच्चाई को जानते हुए भी छुपा देना। सच्चाई जैसी है वैसी ना कहना, बल्कि किसी और रूप में कह देना उसको। ठीक है। तो आलोचक को क्या बोलते हैं? आलोचक साहित्य का दरोगा है। क्यों? क्योंकि साहित्य की दशा और दिशा निर्धारित करता है वो। हर जमाने में गरीबों की मुश्किलें रही हैं, हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है। यही सारी चीजें हैं। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं है, स्वयं सच्चाई है। सूरज जो सबको दुनिया दिखाता है, जो सबको प्रकाश दिखाता है, वो खुद ही डबरे में बैठा हुआ है, खुद ही उसका बिंब बना हुआ है। तो ये एक तरह से कि जो साहित्यकार हैं वो सत्य जैसा है वैसा नहीं दिखा रहे हैं, ये लेकर के चिंता है मुक्तिबोध के दिमाग में। ठीक है। तो आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं है, सच्चाई ही है। क्योंकि वो ऐटती नहीं, जनता को साथ लेकर चलती है। आज के जमाने में वो आउट ऑफ डेट हो गया है, तो सच्चाई को लोग दिखाना ही नहीं चाहते हैं, आउट ऑफ डेट हो चुका है। ठीक है। हाशिए पर कुछ नोट्स। इसमें किस बात पे बात हुई है? अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। अंधी श्रद्धा का मतलब किसी को बुद्धिमान मान लेना सर। किसी के आंख प्रति बंद करके भरोसा आंख करना। बंद अंधभक्ति करके करना। अंधभक्ति करना। और अंधी आलोचना करने का मतलब किसी भी चीज को सही मान लेना सर। अंधी आलोचना करना। जैसे कोई बिना व्यक्ति सर पैरामीटर देख बिना रहे हैं पैरामीटर सच्चाई लेकिन लिख कुछ और ही रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, आंख बंद करना और सच्चाई उसके को बारे में उजागर नहीं आलोचना कर करना। देना। ठीक है। सच्चाई को तो उजागर नहीं करना। इस तरह की आलोचना से क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि कोई आपके बारे में क्या बोलता है, उसको दिल पे लेने की बजाय सबसे पहले ये देखना है कि कौन बोल रहा है उसके बारे में। अगर क्या वो कायदे का व्यक्ति है, क्या उसके जो बातें हैं विश्वसनीय है कि नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके आपके बारे में बोल देगा तुम बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो, और आप उसको सही मान लेंगे, तो वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, गलत दिशा में लेकर के जाएगा। गलत दिशा में। ठीक है। तो अंधी आलोचना क्या गलत है? दिशा में। भयंकर चीज है, ये बर्बाद कर देती है। तो इसी तरह बाकी के जो निबंध हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। यही लगभग सारी चीजें दी हुई हैं।
एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है। चेतन मन और अचेतन मन, सिगमंड फ्रायड, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। तो आप लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। साहित्य पे आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। किसकी लाइन है ये? मुक्तिबोध की। अब ये देखिए, इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ते हुए हम लोगों ने किस पे जोर दिया था कि साहित्य अच्छा है या बुरा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि साहित्य के विकास की प्रक्रिया क्या रही है। तो विकास की प्रक्रिया ही इंपॉर्टेंट रखती है। विकास की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है जानना, साहित्य के विकास की प्रक्रिया के बीच में कितनी जटिल संबंध है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं और जो समाज के विकास या साहित्य के विकास की जो दिशा है, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है, यही जानना ही साहित्य का इतिहास है। तो सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को शब्द होने के कारण ही साहित्य में गड़बड़ है। तो यही सारी चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले पे आ जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही। लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष, आत्मपरक का मतलब सब्जेक्टिव और वस्तुपरक का मतलब ऑब्जेक्टिव, क्या अंतर होता है दोनों में? चित्रण करते समय ऑब्जेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट होगा और सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या कर सकते हैं। आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। जब आप चित्रण करते हैं या व्याख्या करते हैं तो किसको प्रधानता देते हैं? सब्जेक्टिव। आप क्या सोचते हैं उसके जी। बारे में? ज्ञान और बोध के आधार पे ही भावना की इमारत खड़ी है। बहुत गहरे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ लाइनें दी जाएंगी, वही पूछा जाएगा आपसे। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि कौन सी पंक्ति किससे पूछी गई ये वो आ जाए। अभी तो इतना डीप नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, ठीक है। तो ये मुक्तिबोध की साहित्यिक डायरी के बारे में एक सामान्य परिचय आप लोगों को मिल गया। और ये जो नोट्स है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी इससे बाहर कहीं सवाल नहीं आना चाहिए, इसी से सवाल आता है। मैं 2022 के जो क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 22-21 वाले सारे यही सारे सवाल पूछता है वो। ईयर ईयर वाइज पूछेगा या इस खंड में क्या लिखा गया, बस, इससे ज्यादा नहीं। विश्लेषण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी जितना बताया ये मोर देन सफिशिएंट है नेट जेआरएफ के लिए। इतना बस देख लीजिए, इसके अलावा देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर सबको? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक।